हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि है नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन क्या है, सबसे जो असेंशियल फीचर्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वो यही थी कि वो ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स वो एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफ़र होना चाहिए, वन पर्सन से अनदर। तो जो नेगोशिएशन है इंस्ट्रूमेंट की, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर दो तरीक़ों से हो सकती है। एक हो सकती है बाय नेगोशिएशन और एक हो सकती है बाय असाइनमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफरेबल है, तो वो हो कैसे सकती है उनकी ट्रांसफ़र, दो तरीके से, नेगोशिएशन से और असाइनमेंट से। तो क्या है ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन? द ट्रांसफ़र ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बाय वन पार्टी टू अनदर सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफरी होल्डर इज कॉल्ड नेगोशिएशन। जब एक इंस्ट्रूमेंट को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है इस इंटेंशन से कि सामने वाली जो पार्टी है वो उसको उसका जो है राइट है दिया जा सके, तो उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। नेगोशिएशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच अ थर्ड पार्टी इज कॉन्स्टिट्यूटेड द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट so as to entitle him to the possession of the same and receive the amount due thereon his own name। तो नेगोशिएशन में हम करते क्या है, एक प्रोसेस है जिससे दो पार्टीज़ जिनके बीच में इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है, तीसरी पार्टी को हम जो ट्रांसफ़र कर रही हैं वो इंस्ट्रूमेंट दे रही हैं ताकि जो उसकी पोजेशन में वो इंस्ट्रूमेंट हो, और उसको राइट ट्रांसफ़र कर रही हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट लिखी गई है उस अमाउंट को वो अपने नाम पे रिसीव कर सके, तो उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, व्हेन ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को ट्रांसफ़र किया जाए एनी पर्सन को, सो दैट कि वो पर्सन होल्डर बन जाए उस इंस्ट्रूमेंट का, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन दो कंडीशंस चाहिए नेगोशिएशन के लिए। फर्स्ट, देयर मस्ट बी ए ट्रांसफ़र ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो, और दूसरा ट्रांसफ़र मस्ट बी मेड इन सच ए मैनर एज टू कॉन्स्टिट्यूट द, जो ट्रांसफरी बंदा जिसको रिसीव हो रहा है वो होल्डर बन जाए उस इंस्ट्रूमेंट का। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो नेगोशिएशन मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, किन किन तरीक़ों से ये नेगोशिएशन की जा सकती है, ट्रांसफ़र की जा सकती है इंस्ट्रूमेंट की। फर्स्ट है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। देयर ए प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक की बात करें, अगर वो बीरर है, इट मे बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी थ्रू, जिसके हाथ में दे दिया उसका बन गया अगर वो वीरर है। इन सच ए केस नो इंडोर्समेंट है, जो कोई भी उसमें ज़रूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं नेगोशिएशन बाय डिलीवरी जब बीरर इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकंड आपके पास है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जिसमें इंडोर्समेंट भी चाहिए और ट्रांसफ़र करने के लिए डिलीवर भी होना चाहिए उसके हाथों में। अ प्रॉमिसरी नोट, ए चेक और अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर जब होता है, कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, तो उसमें इंडोर्समेंट भी चाहिए और डिलीवरी भी चाहिए। अनलेस द होल्डर साइंस इज इंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट एंड डिलीवर करता है सामने वाली पार्टी को कि मैंने ये इंस्ट्रूमेंट आपको जो है इंडोर्स कर दिया, उसके सिग्नेचर करता है, तभी वो माना जाता है कि वो ट्रांसफ़र हो गया। इफ़ देयर आर मोर पेईज देन वन, तो अगर जो पेईज हैं वो एक से ज़्यादा पेई थे उस बिल के पे करने वाले, तो इंडोर्समेंट है जो सबकी तरफ से की गई होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट है जो इंडोर्स हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और उसकी डिलीवरी भी देनी ज़रूरी है सामने वाली पार्टी को। तो ये थी ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन कैसे होती है। उसके बाद आपके पास है बेटा ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट। असाइनमेंट के साथ असाइन करके किसी को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, चेक्स हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं डेट का, कि हमने किसी का पैसा है जो देना है, तो उसको असाइन किया जा सकता है। इंडोर्समेंट ना की जाए उसको हम जो किसी बंदे को असाइन भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट टेक प्लेस व्हेन द होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेल्स हिज राइट टू अनदर पर्सन विदाउट इंडोर्सिंग इट। इंडोर्स नहीं करता सामने वाली पार्टी का, उसने कुछ देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो है सेल कर देता है राइट अपना उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। द साइन इज इंटाइटल टू गेट पोजेशन एंड कैन रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। साइनर हो गया जिस बंदे के पास जो होल्डर ऑफ द बिल था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया असाइनमेंट के साथ, और जो हमारा साइनी हो गया जिसने जो बिल है वो पेमेंट के बदले में रिसीव है जो कर लिया है। ऑफ द टू मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, एक ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन एंड ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट,
ओनली मोड रिकोगनाइज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ नेगोशिएशन के थ्रू मानता है, असाइनमेंट को नहीं मानता है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर है वो कहाँ कैसे माना जाएगा कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो गया है बाय नेगोशिएशन। नेगोशिएशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसफ़र में, द ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन रिक्वायर्स ओनली डिलीवरी विद और विदाउट इंडोर्समेंट। इंडोर्स करके भी आप डिलीवर कर सकते हो, सिर्फ डिलीवरी अगर बीरर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवर कर दोगे तब भी माना जाएगा नेगोशिएशन होगी। लेकिन असाइनमेंट के लिए एक सेपरेट रिटन डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगता है जिसको ट्रांसफ़र डीड कहा जाता है, वो साइन करना होता है जिस बंदे ने ट्रांसफ़र करना है उस बिल को या इंस्ट्रूमेंट को, तो दैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट। सेकेंड है नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र। इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन अगर आप करते हो तो कोई भी नोटिस देने की पार्टीज़ को ज़रूरत नहीं है कि ये जो हमारा बिल या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। वेयर अगर आपने ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट की है तो उसके लिए आप एक नोटिस है जो देना पड़ेगा कि ये बिल मैंने आगे असाइन है जो कर दिया है। थर्ड है कंसिडरेशन का डिफरेंस दोनों में। इन ए ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन द कंसिडरेशन इज़ ऑलवेज प्रज्यूम्ड कि कंसिडरेशन होगी, तो उसमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंसिडरेशन के बदले में उसको ट्रांसफ़र किया गया है नेगोशिएशन के साथ। लेकिन अगर आप असाइन करते हो कंसिडरेशन मस्ट भी प्रूव करनी पड़ेगी असाइनी को कि ये जो बिल है वो मैंने जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ कंसिडरेशन के बदले में रिसीव किया है। नेक्स्ट है टाइटल। इन ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन की अगर हम बात करते हैं, ट्रांसफरी टेक्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ एंड ही बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव भी है। होल्डर इन ड्यू कोर्स हम पढ़ चुके हैं कि कौन बंदा बनता है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट की बात करें, असाइनी टेक्स द इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द डिफेक्ट्स इन द टाइटल ऑफ द असाइनर इवन ही टेक्स द असाइनमेंट फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ में अगर उसने बिल ले लिया है तो, लेकिन अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव है तो असाइनी जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू स्यू। इन ट्रांसफ़र बाय नेगोशिएशन की अगर बात करें, ट्रांसफरी कैन स्यू द थर्ड पार्टी इन इज ओन नेम, थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है कि पेमेंट के लिए। वेयर एज इन ट्रांसफ़र बाय असाइनमेंट की अगर बात करें, असाइनी कैन स्यू नॉट स्यू द थर्ड पार्टी, अपने नाम पे उसको नहीं कर सकता, सिर्फ जिसने उसको बिल असाइन किया है उसी को वो कर सकता है। अब उसके नाम पे, अपने नाम पे वो थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। तो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट। इसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। तो डिलीवरी क्यों ज़रूरत है नेगोशिएशन में, कितनी इंपॉर्टेंस है उसके। डिलीवरी इज़ ए वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी इज़ एसेंशियल टू कंप्लीट एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बात करें तो उसमें जो है ज़रूरी है कि उसकी डिलीवरी की जाए। द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट पास अनलेस द डिलीवरी इज़ फुली कंप्लीटेड। तो नहीं माना जाएगा कि प्रॉपर्टी इन द बिल ट्रांसफ़र हुई है इंस्ट्रूमेंट जो है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं की जाती। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव भी। डिलीवरी इन एक्चुअल मीन्स जो पोजेशन है एक्चुअल में उस बंदे को दी जाए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है विदाउट उसकी पोजेशन चीज़ की असली में देनी, जैसे कि किसी गोडाउन की चाबियां दे दी जाएं तो माना जाएगा कि अपने आप ही जो उसमें प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र होगी। तो प्रॉपर्टी उठा के उसके हाथ में नहीं देंगे, उसकी चाबियां दे देंगे, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एन इंस्ट्रूमेंट डिलीवर्ड कंडीशनली, अगर कंडीशन कोई लगा के जो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एस्क्रो। हु में नेगोशिएट, कौन कौन नेगोशिएट कर सकता है बंदे। सेक्शन 51 इनरूमरेट्स द पर्सन हु कैन नेगोशिएट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दे आर द मेकर ऑफ द बिल जो है, ड्रॉयर ऑफ द बिल है, द पेई है जो उस बिल का, एंड द इंडोर्सी है, वो सारे आगे नेगोशिएट उस बिल को कर सकते हैं। वेयर देर आर सच मोर सच पर्सनस देन वन आल मस्ट जॉइंटली भी नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर एक बिल के एक या दो से ज़्यादा बंदे थे तो वो मिलके सारे नेगोशिएट करेंगे, सबको करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ नेगोशिएबिलिटी, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ नेगोशिएट कर सकते हैं अंटिल इट वाज पेड एंड सेटिस्फाइड, जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो जाती तब तक उसको जो है नेगोशिएट किया जा सकता है आगे आगे। इसके बाद आपके पास है इंडोर्समेंट कि इंडोर्समेंट क्या है। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट ए प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेकिंग एन इंडोर्समेंट आइदर ऑन द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर
और ऑन ए सेपरेट पेपर के ऊपर आप इंडोर्समेंट कर सकते हो। द वर्ड इंडोर्समेंट ऑनरली मीन्स एनीथिंग रिटन और प्रिंटेड अपॉन द बैक ऑफ ए डीड, कि आप कुछ लिखते हो पीछे पेपर के तो उसको लगाया। बट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इट मीन्स द राइटिंग ऑफ वंस नेम ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी पेपर अटैच टू इट विद द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट्स देयर इन। तो एक इंस्ट्रूमेंट के राइट्स अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पेपर के जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बैक पे आप उस बंदे का नाम लिखते हो जिसको राइट ट्रांसफ़र कर रहे हो, या एक पेपर अटैच करके उसमें आप साइन करते हो और उस बंदे का नाम लिखते हो इस इंटेंशन से कि आप अपने राइट्स हैं जो उस बंदे को ट्रांसफ़र करने जा रहे हो। तो इसमें इंडोर्सर और इंडोर्सी का रिलेशनशिप बनता है। असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड इंडोर्समेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए एक वैलिड इंडोर्समेंट के लिए? फर्स्ट, इट मस्ट बी ऑन द इंस्ट्रूमेंट पे होनी चाहिए या उसके साथ पेपर अटैच करके। इंडोर्समेंट में बी ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई स्पेस नहीं बची है इंस्ट्रूमेंट पे तो एक सेपरेट पेपर है जो वो लगाया जा सकता है, उस पेपर को अलॉनेज बोलते हैं, ALLONAGE, अलॉनेज। इट शुड यूजली बी इन इंक, रिटन में होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड बाय द मेकर और होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है जो वो कर सकता है, स्ट्रेंजर जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकता किसी भी बिल को या इंस्ट्रूमेंट को। इट मस्ट बी साइंड बाय द इंडोर्सर, को साइन करना चाहिए, फुल नेम जरूरी नहीं है, इनिशियल्स भी हो सकते हैं, थंब इम्प्रेशन भी हो सकता है, लेकिन वो अटेस्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, इट मे बी मेड आइदर बाय द इंडोर्सर मेयरली साइनिंग हिज नेम ऑन द इंस्ट्रूमेंट में कर सकता है, इसको ब्लैंक इंडोर्समेंट बोलते हैं, और बाय एनी वर्ड शो कर सकता है इंटेंशन जो है कि ट्रांसफ़र है, जो स्पेसिफाइड पर्सन का नाम कर सकता है जिसको हम इंडोर्समेंट इन फुल बोलते हैं। अगर बंदे का नाम नहीं लिखता सिर्फ इंडोर्समेंट के लिए साइन कर देता है तो माना जाएगा कि दैट इज़ ब्लैंक इंडोर्समेंट। जब बंदे का नाम फिल कर देगा तो वो माना जाएगा फुल इंडोर्समेंट। इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, के साथ ही इंडोर्समेंट है जो कंप्लीट हो जाती है। द डिलीवरी मस्ट बी मेड बाय द इंडोर्सर हिमसेल्फ और बाय समबडी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडोर्सर, इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी जो इसमें है। इट मस्ट बी एन इंडोर्समेंट ऑफ द इंटायर बिल, ए पार्शियल इंडोर्समेंट नहीं हो सकती कि आधा बिल का ट्रांसफ़र किया है आधे का नहीं किया, फुल इंडोर्समेंट है जो वो हो पाएगी। हु में इंडोर्स, कौन कौन कर सकता है? द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ द राइटफुल पर्सन, जिसको पेमेंट रिसीव होनी थी वो पर्सन जो है वो फर्स्ट इंडोर्समेंट कर सकता है, पेई जिसने पेमेंट रिसीव करनी थी। देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास भी आया वो बंदा आगे उसकी इंडोर्समेंट है जो कर सकता है। नेक्स्ट है क्लासेस ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट किस किस तरह की हो सकती है? ब्लैंक और जर्नल इंडोर्समेंट हो सकती है, स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट हो सकती है, पार्शियल हो सकती है, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो सकती है, कंडीशनल इंडोर्समेंट हो सकती है। दीज आर इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछे जाते हैं। ब्लैंक और जर्नल इंडोर्समेंट क्या है? इट इज़ एन इंडोर्समेंट व्हेन द इंडोर्सर मेयरली साइंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द पर्सन, कि किसके फेवर में इंडोर्समेंट वो कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। स्पेसिफाइज नो इंडोर्सी, जिसमें लिखा गया है कोई भी इंडोर्सी का नाम नहीं मेंशन किया गया है, सिर्फ मेयर उसने साइन कर दिया है इंडोर्समेंट के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लैंक और जर्नल इंडोर्समेंट। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट। व्हेन द इंडोर्समेंट कंटेन्स नॉट ओनली द सिग्नेचर ही नहीं है बंदे के इंडोर्सर के, बट ऑल्सो उसने नेम भी दिया है कि किस पर्सन के फेवर में ये इंडोर्समेंट मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड इंडोर्समेंट इन फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट। When endorsement is made by the writing the words pay to A or A's order followed by the signature of the endorser, it is called endorsement in full। तो पर्सन का नाम उसके और उसको या उसके ऑर्डर पे दिए जाएंगे तो उस केस में दैट इज कॉल्ड स्पेशल और फुल इंडोर्समेंट। कन्वर्जन ऑफ इंडोर्समेंट इन ब्लैंक जो है उसको इंडोर्समेंट इन फुल किया जा सकता है व्हेन ए पर्सन रिसीव करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन ब्लैंक and he may without signing his own name convert the blank endorsement into an endorsement in full by writing above the endorser's signature a direction to pay। तो वो उसको ब्लैंक को फुल में चेंज कर सकता है जो बंदा उसको रिसीव करेगा इंडोर्समेंट को। नेक्स्ट है पार्शियल इंडोर्समेंट। क्या होता है? पार्शियल इंडोर्समेंट इज वन which supposed to transfer to the endorsee a part only of the amount payable on the instrument। जितना लिखा गया है
उससे कम अमाउंट की बात की जा रही है इंडोर्स करने की। सच एन इंडोर्समेंट डज नॉट ऑपरेट एज ए नेगोशिएशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नहीं मानी जाएगी। एक बिल है 1000 का, पेबल टू ए है, ए इंडोर्स करता है फेवर में बी के कि 500 मैं जो है उसमें से सी को करता हूँ, 500 बी को मैं इंडोर्स करता हूँ और 500 सी को इंडोर्स करता हूँ। तो जो ये इंडोर्समेंट है इसको पार्शियल माना जाएगा, इट इज़ इनवैलिड। नो राइट अराइजेज इन पार्शियल इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। तो रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट क्या है? द इंडोर्समेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मे कंटेन टर्म्स मेकिंग इट रिस्ट्रिक्टिव। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, कुछ टर्म्स रख दी गई हैं, तो उसको हम रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट बोलेंगे। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट इज़ वन विच आइदर बाय एक्सप्रेस वर्ड्स रिस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिट करती है कि फर्दर नेगोशिएशन है जो बिल की नहीं की जा सकती, which express that it is not a complete and unconditional transfer of the instrument but it is a mere authority to endorsee to deal with the bill as directed by such endorsement। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो इस बिल को आगे नेगोशिएट नहीं कर सकता। इंडोर्समेंट विद डज वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स, इसको माना जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्टिव है। प्रोहिबिट्स द फर्दर नेगोशिएशन ऑफ द बिल वेयर द इंडोर्समेंट इज पे टू ए बी ओनली, सिर्फ ए बी को, उसके आगे किसी को नहीं। कॉन्स्टिट्यूट द इंडोर्सी द एजेंट ऑफ द इंडोर्सर फॉर ए स्पेशल पर्पज दिखा देता है। वेस्ट द टाइटल इन द इंडोर्सी इन ट्रस्ट फॉर द यूज ऑफ सम अदर पर्सन पे, उसको उसके दे देता है उसके ट्रस्ट के अंडर। तो इन सब केसेस में रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट मानी जाएगी, जिसको फर्दर आगे इंडोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। इट इज़ ओपन टू द इंडोर्सर टू अनेक्स सम कंडीशन टू हिज ओन लायबिलिटी on the endorsement. An endorsement where the endorsee limits or negatives his liability by putting some condition in the instrument is called a conditional endorsement। उसमें कंडीशन लगा दीगी कि ये कंडीशन फुलफिल की जाएगी तभी इसको इंडोर्स किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। इट इज़ ऑल्सो समटाइम कॉल्ड क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। एन इंडोर्समेंट में बी मेड कंडीशनल और क्वालिफाइड इन फॉलोइंग केसेस। देखो जैसे एग्जांपल्स इसने दे रखी हैं। सैन रिकोर्स इंडोर्समेंट, एन इंडोर्समेंट में बाय एक्सप्रेस वर्ड्स एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी देयर ऑन टू इंडोर्सर और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर। इन केस ऑफ डिसऑनर अगर इंस्ट्रूमेंट का होता है तो उस केस में वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अलावा बाकी बंदे रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो दैट इज कंडीशनल इंडोर्समेंट। सच एन इंडोर्समेंट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट सैन रिकोर्स विदाउट रिकोर्स, मतलब कि मेरे को छोड़ के बाकी सारे लाइबल होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल दी है इसकी टाइप है फैक्युलेटिव इंडोर्समेंट। एन इंडोर्समेंट वेयर द इंडोर्सर extends his liability or abandons some right under a negotiable instrument, it is called facultative endorsement. Like pay a or order notice of dishonor waived, it is an example of facultative। तो उसने फॉल्टी कर दिया उसको, उसने कहा ए को जा उसके ऑर्डर पे पे कर दिया जाए और नोटिस ऑफ डिसऑनर है वो देने की ज़रूरत नहीं है अगर डिसऑनर हो जाता है बिल, तो दैट इज़ कॉल्ड फैक्युलेटिव इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है सैन फ्रेस इंडोर्समेंट वेयर द इंडोर्सर does not want the endorsee or any subsequent holder to incur any expenses on his account on this instrument, the endorsement is sans phrase। तो उसमें वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आगे कोई भी बंदा इस पर कोई एक्सपेंस नहीं करेगा बिल से रिलेटेड। अगर कोई कल को बिल डिसऑनर होता है या कोई भी कारण है तो उस पर कोई खर्चा नहीं कर सकता, तो दैट इज कॉल्ड सैन फ्रेस इंडोर्समेंट। liability dependent upon a contingency where a endorser makes his liability डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए कंटीजेंट, मे और मे नॉट, इन फ्यूचर में जो कोई इवेंट हो सकती है उस पर डिपेंड करता है। मेक्स द राइट ऑफ द इंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट डिपेंडेंट अपॉन अ कंटीजेंट। इवेंट अगर हैपन होती है उसके हैपन होने पे उसको रिसीव होगी पेमेंट या नहीं, ये कंडीशन लगा देता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन ए कंटीजेंसी। तो ये जो सारी लायबिलिटीज़ की टाइप हमने जो की है इंडोर्समेंट की, दीज आर कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट क्या होएगा। लीगल इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट, टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इंडोर्सर टू इंडोर्सी ट्रांसफर हो जाएगी प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, टू वेस्ट इन द लेटर द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन है जो इंडोर्सी को मिल जाएगा। थर्ड, राइट टू स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, अपने नाम पे जो है वो सारी पार्टीज को कर सकता है जो इंडोर्सी है। तो ये है इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट।
कैंसिलेशन कैसे हो सकती है इंडोर्समेंट की? व्हेन द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडोर्सर डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्पेयर्स द इंडोर्सिस रेमेडी अगेंस्ट प्रायर पार्टी, द इंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द होल्डर टू द सेम एक्सटेंट जितने से इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी मैच्योरिटी आ गई है। तो इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी इंडोर्समेंट कैंसिल मानी जाएगी अगर जो इंडोर्सी है वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी कोई भी जो है रेमेडीज अवेलेबल है उसको प्रायर पार्टीज़ के अगेंस्ट, तो उसको माना जाएगा कि इंडोर्समेंट कैंसिल कर दी गई है। एक टॉपिक है बेटा छोटा सा, नेगोशिएशन बैक क्या है? तो नेगोशिएशन बैक का क्या है? नेगोशिएशन बैक एक प्रोसेस है अंडर विच एन इंडोर्सी कम्स अगेन इनटू द पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्सर जो था उसके दोबारा वापस आ जाएगा। वेयर ए बिल री इंडोर्स टू ए प्रीवियस इंडोर्सर, वापस उसके पास ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बिल जो ड्रॉ किया, ए और उसके ऑर्डर पे ए इंडोर्स कर देता है बिल बी को, बी कर देता है सी को, और सी फर्दर इंडोर्स कर देता है ए को, तो उसके वापस ही उसके पास आ गया है, तो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन बैक, इसको हम बोलते हैं। तो ये थी कि नेगोशिएशन बैक है जो कैसे हो सकती है। इसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाय अनलॉफुल मीन्स और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव किए थे तो उसका क्या इफेक्ट होएगा? ए पर्सन कैन नॉट पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पोजेसेस। ए पर्सन हु इज मेयर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स हैं, या थीफ है जो बंदा जिसने चुराए था उस विल को, तो अनलॉफुल कंसिडरेशन उसके लिए उसने पी की है, तो उसके पास टाइटल जो है वो सही टाइटल उसके पास नहीं है। द ट्रू ओनर कैन रिकवर इट नॉट ओनली फ्रॉम हिम बट फ्रॉम एनी पर्सन टू whom ही मे हैव सोल्ड इट। तो अगर वो किसी पार्टी को सेल कर देते हैं उससे भी वापस ले सकता है, जो ट्रू ओनर है उसके अगेंस्ट भी उसका राइट है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एट एक प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दोज पर्सनस हु एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट, अगर गुड फेथ में उन्होंने वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए उसको ले लिया है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है तो वो डिस्कवर करता है फैक्ट्स टाइटल के, अगर उसको नहीं पता चलते उसके बाद भी उसके हाथों में अगर आ जाता है और वो गुड फेथ में इंस्ट्रूमेंट अपने हाथों में लेता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको सारे राइट्स रिसीव हैं जो हो जाते हैं। तो ये हम जो होल्डर इन ड्यू कोर्स पढ़ चुके हैं उसी के साथ रिलेटेड है। सेकंड आपके पास जो बात की गई है लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है, तो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स जो लॉस्ट हो गए थे, गुम हो गए थे, उससे रिलेटेड टाइटल की है जो बात की है। वेयर द होल्डर ऑफ ए बिल और नोट लॉसिस इट, अगर कोई बिल का जो होल्डर है उससे लॉस हो गया है वो बिल, द फाइंडर गेट्स नो टाइटल टू इट, द फाइंडर कैन नॉट लॉफुली ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको। द मैन हु लॉस्ट इट कैन रिकवर इट फ्रॉम द फाइंडर, बट इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी से ही ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड देयर इज़ नथिंग ऑन उसके फेस में शो किया गया हो और ना फाइंडर है जो वो ऑब्टेन कर सके, भी कहते हैं ये जो है सामने वाली पार्टी जिसने इसको लिया है वो गुड फेथ में उसने कंसिडरेशन के बदले में लिया है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स मानना जाएगा, चाहे वो चोरी का केस हो चाहे वो लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो उसका टॉपिक हो। द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज़ लॉस्ट मस्ट गिव ए नोटिस ऑफ लॉस टू ऑल द पार्टीज लाइबल ऑन इट एंड ऑल्सो ए पब्लिक नोटिस बाय एडवर्टाइजमेंट उसको देना ज़रूरी है जिसको लॉस्ट गुड्स हैं जो मिली होंगी। आगे है स्टोलन इंस्ट्रूमेंट। द पोजीशन ऑफ ए थीफ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ ए फाइंडर ऑफ लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, तो उसका भी राइट बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो उसको ढूंढने की कोशिश करे ट्रू ओनर को, अगर नहीं ढूंढ पाता तो उस केस में वो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, पर वही ऑनर जो है वो सामने वाली पार्टी से रिकवर है जो वो चीज़ों को कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें जो फ्रॉड के थ्रू हैं जो लिए गए हैं, इट इज़ ऑफ द सेंस ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मस्ट हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय फ्री कंसेंट के साथ आनी चाहिए। अगर हम किसी पार्टी से धोखे से जो है इंस्ट्रूमेंट है जो लेंगे किसी से, तो वो वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द उस कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ए पर्सन हु ऑब्टेन्स एन इंस्ट्रूमेंट बाय फ्रॉड गेट्स ए डिफेक्टिव टाइटल उसके पास आया है, तो इंस्ट्रूमेंट जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने फ्रॉड नहीं किया है, तो वो उससे भी वापस मांगा जा सकता है, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को उस फ्रॉड पर्सन के अगेंस्ट सारे राइट्स हैं जो रिसीव्ड हैं।
आगे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्टेन्ड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए अगर ये गए हैं। जनरल रूल्स ये है कि लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में कंसिडरेशन है जो वो भी लीगल होनी चाहिए। तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे भी ये फीचर लागू होती है कि इंस्ट्रूमेंट गिवन फॉर इलीगल कंसिडरेशन इज वॉइड एंड डज नॉट कन्वे ए वैलिड टाइटल, उसको होल्डर में को नहीं मिलेगा उस केस में। नेक्स्ट आपके पास है फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत बार शॉर्ट नोट पूछा गया है फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फॉर्जरी कन्फर्स नो टाइटल एंड ए होल्डर रिक्वायर्स नो टाइटल टू ए फोर्ज इंस्ट्रूमेंट। फोर्ज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है कि नल माने जाते हैं। फॉर्जरी विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग टाइटल, अगर आप मानते हो फ्रॉडलेंटरी राइटिंग करना नेम ऑफ द पर्सन, एग्जिस्टिंग पर्सन का, साइनिंग द नेम ऑफ द फिक्टिशियन पर्सन के नाम पे उसको साइन करना, साइनिंग वंस ओन नेम विद इंटेंशन दैट सिग्नेचर में पास टू द अदर पर्सन फॉर द सेम नेम। तो ऐसे इनको अगर करता है धोखाधड़ी के कारण जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनको किया जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट नल माने जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्ज इंडोर्समेंट अगर की गई है। द केस ऑफ ए फोर्ज्ड इंडोर्समेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इंडोर्स्ड इन फुल किया गया है, इट कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एक्सेप्ट बाई एन इंडोर्समेंट साइंड बाई द पर्सन to whom or to whose order the instrument is payable, for the endorsee obtains title only through his endorsement। तो कहता है तभी उसको इंडोर्समेंट मिलेगी। अगर फोर्ज इंस्टॉलमेंट है तो जिस बंदे ने उस इंस्ट्रूमेंट को पेबल करना है, लिखा गया है जिस बंदे के ऊपर, वही बंदा जो है उसको इंडोर्स करेगा, तभी सामने वाली पार्टी को जो राइट्स हैं मिलेंगी। इफ़ एन इंडोर्समेंट इज फोर्ज, द इंडोर्सी एक्वायर्स नो टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट इवन इफ ही इज़ ए बोनाफाइड परचेज़र। अगर वो बोनाफाइड परचेज़र है तब भी उसको जो राइट्स हैं वो फुल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो इंडोर्समेंट है सिर्फ उस बंदे से होनी चाहिए जिसने उसको पे करना है उस इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें कंसिडरेशन है ही नहीं है। अभी तक जो हमने बात की उनमें जो है फॉर्ज्ड थे, या इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्ज थे, या उनकी अनलॉफुल कंसिडरेशन उन्होंने पे की थी, या वो स्टोलन थे, या उनको कहीं फ्रॉड के साथ उन्होंने लिए थे, या लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट मिले थे। अब हम उन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जिनमें कंसिडरेशन है ही नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील करता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर और एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडरेशन है वो प्रिज्यूम की जाती है कि हमेशा होएगी पार्टी में, बिटवीन द पार्टीज़। तो उस केस में इमीडिएट पार्टीज़ जो हैं इंस्ट्रूमेंट की, जिन्होंने बिल ड्रॉ किया गया उसके ऊपर, तो उन पार्टीज़ की ड्यूटी बनती है प्रूव करना कि इस बिल इंस्ट्रूमेंट लिखा गया है उसके लिए कंसिडरेशन है जो पे की गई है या नहीं। तो सब्सिक्वेंटली अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसमें कंसिडरेशन पे नहीं की गई है तो वो वॉइड माना जाएगा जो आपका बिल है। तो ये थी बेटा नेगोशिएशन क्या है, असाइनमेंट ऑफ जो है बिल कैसे हो सकती है, और इंडोर्समेंट क्या है और किस किस तरह की इंडोर्समेंट है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये आपका पूरा नेगोशिएशन का चैप्टर था बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।